तो नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमआर्स। जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 किसका, क्लास 9th का। और बुक कौन सी है, गणित मंजरी, जिसमें मैंने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया है और उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझाया है। क्योंकि 9th क्लास से सिलेबस चेंज हो गया है तो 10th का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, तो उसको भी मैंने एक अच्छे से बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है और साथ ही उसके कुछ पार्ट्स भी बन गए। तो आप उसे मेक श्योर देख लेना, जिससे कि आपका पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सेम एज आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर, और इसका नाम थोड़ा चेंज हो चुका है। इसमें बोला है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब इसको भी हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी शुभ लाइन के साथ, लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें सिर्फ था एक चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब बहुत सिंपल होता है। पॉली मतलब होता है मैनी। आप लोगों ने जब भी पॉली का मतलब सुना ही होगा, जैसे पॉलीथिन होता है, पॉलीगन होता है, तो पॉली मतलब मैनी होता है और गन मतलब होता है साइड्स। तो सेम है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का मतलब भी सेम यही हो जाएगा। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो पॉली मतलब मैनी होता है, नोमियल्स मतलब टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसमें बोला है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स ही आएंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी डिग्री नहीं आएगी इंस्टेड ऑफ वन के बजाय, मतलब सिर्फ एक ही डिग्री होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होगा। और इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होने वाली है, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, बट अब इसमें होने वाले हैं दो वेरिएबल यूज। हाँ, x और y की तरह एक इक्वेशन होती है हमारी, वो मैं लिख देती हूँ, जैसे कि y = mx + c। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो, ये तो मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज का लिख दिया कॉन्सेप्ट, जो स्टार्टिंग में है वो तो बहुत आपका 9th मतलब बिल्कुल 8th क्लास का आप लोगों का क्या है, बहुत इजी सा बेस है, उसे आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट इसको तो हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पॉलिनोमियल समझने से कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल और क्या क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉलिनोमियल में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। दो तरीके के टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट, नेक्स्ट इज वेरिएबल। मैंने ऑलरेडी एक क्लास 9th की पुरानी एनसीईआरटी की वीडियो बना रखी थी और जिसमें मैंने समझाया भी था कि कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर भी देख लो। देखो, कांस्टेंट वो होती हैं हमारी फिक्स्ड वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़? फिक्स्ड वैल्यूज़। इट मीन्स वो रियल नंबर होंगे। देखो, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, एवरी नंबर आता है, वही हमारा रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट लिखने वाली हूँ ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑल रियल नंबर। ठीक है। अब वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारा होता है अनफिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यूज जो कि कभी भी फिक्स नहीं रहती, और उनके एग्जाम्पल हमेशा से रहते हैं A to Z। चलो, अब तो ये थी इनकी डिफाइन, लेकिन अगर हम इन्हें किसी कॉन्सेप्ट के साथ समझे तो वो ऐसे, मान लो मैंने लिखा, बताना जरा किसका फॉर्मूला है ये, पता चल गया होगा? मैं नहीं बताई, आप लोगों को पता चल गया ना? बस। तो देखो, C इसमें क्या होता है, सरकमफेरेंस, और ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है। पीछे से शुरू करते हैं। व्हाट इज R? R इज अ वेरिएबल। कैसे पता चला? क्योंकि देखो, किसी क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन बदल जाए, उसमें सरकमफेरेंस निकाल ली मान लो, तो हर एक पार्ट में R की वैल्यू ना चेंज हो जाती। किसी में 2.5 है, किसी में 2 है, किसी में 10 है, 5.5 है। तो इसमें जो R है ना, वो हमारा किसको शो कर रहा है? वेरिएबल को। अब Y को देखो, पाई को देखो, पाई की वैल्यू हमेशा से बदली नहीं है, वो एक ही रहती है, जो कि होती है 22/7। अगर मान लो किसी ने पाई की वैल्यू को 21/7 रख दिया, फिर तो वो रहेगा ही नहीं, फिर इससे बनने वाले जो फॉर्मूले ना वो भी बिगड़ जाएंगे सारे। तो इसीलिए पाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 22/7 रहेगी। अब देखो 2 है, 2 मान लो तुम लोगों ने स्टार्टिंग से जब भी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है तो वो 2πr ही पढ़ा है। क्या 3πr कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। 3πr पढ़ लिया तो क्या होगा? बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मतलब वो सरकमफेरेंस है ही नहीं, फिर तो वो कुछ और ही है। तो यहाँ पर 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 2 एक हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में सारे रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर सारे नंबर्स होते हैं और जो कि कभी भी चेंज नहीं होते। चेंज हो गए तो वो पूरा ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 2 यहाँ पर क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है।
अब इसको देख लेते हैं सी को कांस्टेंट मत समझना, सी हमारा सरकमफेरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, अब हमें पता है 2 तो चेंज होने वाला नहीं है, अब 2 के साथ आर की वैल्यू मान लो 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब सरकमफेरेंस 8 आ गया। मान लो आर की वैल्यू 5 है तो सरकमफेरेंस 10 हो गया, तो इसकी वैल्यूज भी तो चेंज हो रही है, इसका मतलब सी भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब एक सिंपल भाषा सुन लो, कहीं भी तुम लोग को अल्फाबेट्स दिखे ना, आंख बंद करके बोल दो वेरिएबल है, और कहीं भी तुम लोग को नंबर देखे या फिर ऐसा नंबर मिले जिसको हम लिखते तो इस रूप में है लेकिन उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये था एकदम बेस कॉन्सेप्ट जो कि पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। और इन्हीं नंबर्स को जब हम मतलब यही चीज़ों को कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम ऑपरेशन के साथ लिख देते हैं, ऑपरेशन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो बन जाते हैं हमारे क्या, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें एक डिग्री का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि डिग्री हमारी 1 2 3 4 रहती है, बट अब हम डिग्री पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 1, और किसकी, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स मतलब ABC XYZ जितने वेरिएबल्स आएंगे उन सब की डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। मतलब मैं आप लोगों को पहले ना एग्जाम्पल समझा देती हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। राजू वेंट टू अ शॉप, राजू एक शॉप पे गया, वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑन सेल, मतलब सील्ड बॉक्सेस थे और वो सेल पर थे और वो सील थे। ठीक है, द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स हैव 4 पेन्स। यहाँ पर जो भी चीज़ बोली है ना हम लिख लेते हैं। उसने बोला है कि जो रेड बॉक्स है, ठीक है ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा कौन सा बॉक्स है, रेड बॉक्स, तो इसमें कितने पेन है, 4 पेन्स हैं। ठीक है, उसने 4 पेन की बात करी है, हाँ 4 पेन की बात करी है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच, ओके, एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच। और एक और बॉक्स है वहाँ पर जो रखा हुआ है और वो सील्ड है, तो वो कौन सा कलर है, ब्लू का है, और इसमें कितनी पेंसिल्स है, 5 पेंसिल्स है। तो वो भी मैंने मार्क कर दी कि क्या क्या चीज़ पूछी हुई है, बोली हुई है। देन उसके बाद बोला है नाउ इफ़ राजू बॉट X रेड बॉक्सेस, मतलब ये राजू ने X रेड बॉक्सेस खरीदे हैं, मतलब ये हो गया एक बॉक्स में 4 पेन्स है, तो उसने हमें नहीं पता कि कितने बॉक्स खरीदे हैं, X बॉक्स खरीदे, चलो ठीक है, एंड बाय ब्लू बॉक्सेस, और Y ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं। फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे जो उसने बॉट करे हैं, मतलब जो उसने बाय करे हैं, बाय क्या करे हैं इसने, ये कितने करे हैं इसने, X बॉक्सेस खरीदे हैं, और ये कितने खरीदे इसने, Y बॉक्सेस खरीदे हैं। फिर उसके बाद बोला है हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल मनी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। अब वो कैसे क्विकली उसको फिगर आउट कर सकता है कि उसने कितने पैसे दिए या फिर कितने पैसों में पेन और पेंसिल्स के बॉक्स को खरीदा है। ऑल्सो इफ़ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, लेकिन उसके बाद उसे 3 एक्स्ट्रा पेन्स भी मिल गए, और वो पेन ऐसे हैं जो उसको मिलने ही मिलने हैं, मतलब वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 को हम लास्ट में ऐड कर देंगे किसमें, जितने उसने पेन्स या फिर पेंसिल्स खरीदे हैं। मतलब ये उसने अमाउंट पूछी है कि पेन उसने कितने खरीदे, उसके पास कितने टोटल पेन आ गए अगर उसने X बॉक्सेस खरीदे हैं, और सेम एज उसके पास कितनी पेंसिल्स आ गई है अगर उसने Y बॉक्सेस खरीदे हैं पेंसिल्स के। ठीक है, तो उसके बाद और पढ़ लेते हैं कि उसे फिगर आउट करना है और 3 पेन्स को ऐड भी करना है। हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही ऑब्जर्व टुगेदर। तो अब हम उसके बाद भी पढ़ते हैं, ऑब्जर्व दैट रेड बॉक्सेस। देखो इसके बाद तो फिर से आंसर ही बोला है, अब हम आंसर खुद करते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि 1 किलो आम खरीदे हैं, ठीक है, उसमें 5 आम आते हैं, ठीक है, तो 10 किलो में कितने हो गए, कितने बताओगे भाई। 1 किलो में 5 आम आते हैं तो 10 किलो में 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो कितने आम हो जाएंगे, 50 मैंगोज हो जाएंगे। कैसे किया, जो एक की क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई हमने उससे कर दिए जितने हमने खरीदे हैं, मतलब ये हमने X खरीदे हैं, और ओरिजिनल कितना दे रहे थे, वो 4 पेन ऑलरेडी दे रहे थे, कितने में, 1 बॉक्स में। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि मैंने टोटल कितने खरीदे हैं पेन, तो टोटल पेन खरीदे हैं मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे X से। इसको फिर से सुनना, मतलब ये
हमें उसका मल्टीप्लाई करना है जितना हमने खरीदा है। किससे करना है? जितना वो ओरिजिनल दे रहा है। और कितने में दे रहा है? 1 में दे रहा है। 1 में कैसे? उसने बोला था ना कि ये एक बॉक्स में 4 पेन आ रहे हैं, तो ऐसे करके। और सेम एज अब इसमें भी देखो भाई, एक बॉक्स में 5 पेंसिल आ रही थी और हमने खरीदे कितने बॉक्स है? y खरीदे हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसमें 5y आ जाएगा। अब ये वो पेन और पेंसिल्स हैं जो हमारे पास हैं, अभी हैं, मतलब मैंने पैसे दे दिए, लेकिन इसके साथ उसने ये भी बोला कि 3 और ऐड कर दो। क्या? पेन। अब भाई इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, बात तो एक ही पड़ी ना, प्लस तो हो नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 4x प्लस 5y प्लस का 3। तो ये वो अमाउंट है पेन और पेंसिल का जो मेरे पास अभी रिसेंटली है खरीदने के बाद। अब हम इसका ना आंसर चेक कर लेते कि इसमें कितना आंसर है। हाँ, इसमें भी इतना ही है, 4x प्लस 5y प्लस 3। तो बस ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और पता कैसे चला? ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बस लिखा, जो जो चीज़ें दे रखी ना उसको लिखा और अपनी थिंकिंग से या फिर पूरी लैंग्वेज पढ़ के आंसर कर दिया। ऐसे ही तुम लोग को पूरा ये चैप्टर कर देना है, बस पढ़ के और कुछ ना कुछ लिख के। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ कि एक्सरसाइज जंप करने से पहले बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल 2 करने से पहले जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्पल 2 मैं आप लोगों को बोर्ड पे कराने वाली हूँ, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उसमें बोला है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L और ब्रेथ है W, ठीक है, मतलब विड्थ उसकी W बोल रखी है। इसको फेंस्ड और डेकोरेट करना है। वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग ₹100 पर मीटर। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की है, जब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं तो नई नई चीज़ निकल के आ रही है। इसने बोला है वायर फेंस को ना लेंथ पे लगाना है, मतलब इसकी जो लेंथ है, अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो यहाँ से भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो 2 लेंथ पे जो वायर फेंस लगेगी और उसकी कॉस्ट है ₹100 पर मीटर। तो ध्यान से सुनना ज़रा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कौन सी फेंस है इधर? वायर फेंस। तो वायर फेंस की जो कॉस्ट है, वायर फेंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू, वो कितनी आएगी? अब हमें पता है ये L है तो ये भी L ही होगा, तो दोनों को मिला के 2L हो गया। और 2L का मल्टीप्लाई हमें 100 से भी करना है। 2L का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 100 से। तो यहाँ से जो कॉस्ट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 200L। और लेंथ जो भी होगी उसका मल्टीप्लाई कर देना। अभी तो हमें सिर्फ लेंथ बोला है तो लेंथ। उसने फिर नेक्स्ट भी बोला है, आप लोग खुद पढ़ लो, वैसे तो मैंने पढ़ लिया है। लेंथ पे वायर को फेंस हुई है और ब्रेथ भी हुई है वुडन फेंस, और उसकी जो कॉस्ट है ना वो 80 है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वुडन फेंस, तो वुडन फेंस कॉस्ट। अच्छा ये बात बताओ, ब्रेथ भी तो हमारी 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2W। तो 2W का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं किससे? 80 से, तो ये 160W हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? रुपीज़ है, कॉस्ट है। तो यहाँ पर ना मैंने ये दोनों कर लिए कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला है स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन, मतलब ये कुछ स्पेशल सीड्स भी खरीदे हैं और उनको पूरे गार्डन में सोन करना है, और उसकी जो कॉस्ट है ना ₹50 पर स्क्वायर मीटर है। पता है यूनिट्स का भी फ़र्क पड़ता है। जब इन लोगों ने फेंस की बात करी थी ना तो सिर्फ मीटर बोला था, लेकिन अब इसने सोन करने की बात करी है सीड्स को, तो इसमें स्क्वायर मीटर बोला है। तो यहाँ पर हमें ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई एरिया लेना है, तो एरिया ऑफ फील्ड चाहिए मेरे को। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये और देख लो कि कॉस्ट कितनी है, तो इसकी कॉस्ट है ₹50। तो मेरे को पता है कि मुझे L और W का मल्टीप्लाई किससे करना है? 50 से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50LW, और याद रखना कॉस्ट है। मैं लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ एरिया ऑफ फील्ड, कॉस्ट ऑफ सीड्स इन कॉस्ट ऑफ सीड्स लिख दो, ठीक है। तो हो गया। फिर उसने बोला है अब टोटल मनी बताओ उसे कितने पे करने हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखो टोटल मनी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड कर दो जो अमाउंट निकल के आया है। तो ये आएगा मेरा 200L प्लस 160W प्लस
50L ये हमारा वो मनी है जो उसे बाद में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर वो इतना सारा क्या कर रहा है, अपने जो फील्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये वो मनी है जो उसे इन्वेस्ट करना है इन चीज़ों के लिए, सीड के लिए, वुडन फेंस के लिए, वायर फेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 तो समझ लिए पूरे फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन थर्ड वाला आप लोगों को करना है। उसमें कुछ नहीं है, लेंथ और ब्रेथ का ही कॉन्सेप्ट है। हम ना एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं और ये बिल्कुल क्लास 8th तक का बेसिक है, तो बहुत जल्दी होने वाला है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप लोग भी करो। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या बोला था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि कौन सी डिग्री है। तो डिग्री याद रखना, ध्यान से सुनना, मैं समझा रही हूँ। पहली डिग्री मतलब ये x की पावर या फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसका नाम होता है लीनियर। अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है क्यूबिक, 4 डिग्री है बाय क्वाड्रेटिक, 4 से ज़्यादा पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ 4 तरीके की डिग्री होती है। दिख गया, यहाँ पर दिख गया ना आप लोगों को, लीनियर 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3 और बाय क्वाड्रेटिक 4 डिग्री होती है हाईएस्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो सबसे पहला जो पहले तो मैं यहाँ पर ना पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर हम एक साथ आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस, आप लोगों को दिख रहे हो 1 2 3 4 5, और इनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन है डिग्रीज बतानी है। अब देखो डिग्रीज का मतलब है कि पूरी उसको देखो और हाईएस्ट डिग्री किसकी है वो बता दो, हो गया आंसर। तो ज़रा इसमें देखना, इस वाले पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है x, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इज 2। इस पूरे में मुझे एक ही दिख रहा है y, इसकी पावर 1 है, इसका पावर क्यूब है, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको छोड़ो, इसको देखो, इसमें पूरे में मुझे सिर्फ z दिखा है, z की पावर 1 है, इसीलिए वही आंसर हो जाएगा 1। -9, जब भी कांस्टेंट टर्म आए तो उसकी जो उसकी डिग्री होती है ना वो बस 0 होती है। क्या होती है, हमेशा के लिए 0 ही होती है, क्योंकि जब उसकी डिग्री 0 होती है ना कोई भी वेरिएबल की, तब जाके वो कितना बनता है, 1 बनता है, तब जाके वो कितना बनता है, 1 बनता है। इसीलिए हमारे आंसर में कभी भी वेरिएबल नहीं आता, क्योंकि उसकी डिग्री ऑलरेडी 0 होती है, तो इसका आंसर 0। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऐसे। अब सेकंड, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3, इसको लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको देखो, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो वेरिएबल्स के बगल में लगी रहती हैं साइन के साथ। कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ पूछे हैं इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले देख लो x² है, तो हमें यहाँ पर किसका कोफिशिएंट लिखना है, x² का कोफिशिएंट लिखना है, ये स्क्वायर है। ठीक है, और इधर लिख देंगे हम क्या, सॉल्यूशन। x² कौन सी है, ये रहा पूरा टर्म है। x² के बगल में लिखा है प्लस का 6। x² के साथ वाला वही होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लस माइनस वाला कोई नहीं होता। हम इसके पीछे का नहीं लेंगे, ना ही इसके आगे का लेंगे, इसके बगल का लेंगे। कितना है, प्लस का 6, तो x² का कोफिशिएंट 6 हो गया। देन इज नेक्स्ट x³, तो x³ का कोफिशिएंट वही वैल्यू होगी जो x³ के बगल में लिखा है और साइन के साथ, इसलिए माइनस का 3। तो ये भी 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट बताना है। अब हमें इसमें z का कोफिशिएंट बताना है। जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं तुम लोगों को z दिख रहा है, नहीं, ये z³ है, ये z² है, ये 11 है, कहीं भी नहीं z दिख रहा। और जहाँ पर जो चीज़ ना दिखे ना उसको बस 0 बना दो। क्या बना दो, उसको बस 0। अब पता है कैसे, अच्छा मान लो इस इक्वेशन में 0 होगा, z होगा भी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 0z, मतलब ये 0 का मल्टीप्लाई z से हो रहा होगा। इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि z का जो कोफिशिएंट होगा ना वो शायद 0 रहा होगा, इसकी वजह से उसने पूरा जो है ना वो 0 कर दिया। अब 0 कर दिया तो 0 को हम लिखते नहीं है, तो इसलिए z का जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है, हमारा 0 है। तो इसका जो आंसर है ना वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर क्या, 0। ठीक है, लास्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये
अब देखो जिसके साथ कोफिशिएंट लगा है वो हमारा कोफिशिएंट वाला टर्म हो जाता है। कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा रहता, तो इसमें इसके साथ तो भाई वेरिएबल है तो ये तो नहीं है कांस्टेंट, इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ तो वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। नाम क्या है? -11। तो इसका जो मैं आंसर लिख रही हूँ ना वो मैं यहाँ लिख रही हूँ -11। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मैं माइनस को इसके बगल में चिपका देती हूँ, ऐसा लग रहा है दूर भग रहा है। देन नेक्स्ट, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 के पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। देखो इसमें ना मैं एक आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि 4 बार में आंसर लिखो। इसने ना ये नहीं बोला कि पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, मतलब हर एक का ना अलग अलग आंसर लिखना है। तो 1 डिग्री का कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो तुम। 1 डिग्री का मैं ले लेती हूँ यहाँ पर x+1, बिल्कुल सही है ना। 2 का ले लेती हूँ मैं यहाँ पे y², ये भी सही है भाई। 2 है, उसने टर्म्स थोड़ी बोले इतने टर्म्स होने चाहिए, इसलिए y² लिख लिया। अब 3 की बात है, 3 के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं z³ लिख लेते हैं। ठीक है, z³ लिख लेते हैं। इसके साथ चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -2z +4, और ये हमारा यहाँ पर तीनों के आंसर हो गए। ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है। अब इसके बाद ना हम करेंगे एक्सरसाइज 2 को, और यहाँ पर ना एक्सरसाइज 2.1 एक ही स्लाइड पर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने कर ली है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 और उसका मेन कॉन्सेप्ट, जहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में या फिर कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट और कॉन्सेप्ट के साथ।